पिछले क्लास में बच्चों हमने देखा था कि इंट्रॉपी क्या होता है और इंट्रॉपी का हमने जस्ट डेफिनेशन देखा था। ds बराबर डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी होता है, कैपिटल टी, जो कि टेम्परेचर होता है। फिर हमने फेज चेंज रिएक्शन में इंट्रॉपी को कैलकुलेट करना भी सीख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेडिंग दो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देखो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग दो हिस्सों में पढ़ते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग दो हिस्सों में पढ़ते हैं। पहले तो इसका नीड क्यों था? तो इसका नीड इसलिए था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें एनर्जी कंजर्वेशन का तो आइडिया देता है, लेकिन हमें यह जानकारी नहीं देता कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, या किसी डायरेक्शन में किस हद तक प्रोसीड करेगा, कोई भी रिएक्शन कहां तक प्रोसीड करेगा। अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो उस हीट को पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट करेगा या नहीं करेगा, इसके बारे में फर्स्ट लॉ कोई जानकारी नहीं देता है। यानी कि फर्स्ट लॉ सही तो था, लेकिन उसका कुछ लिमिटेशंस था। उन्हीं लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें 1 करके लिखना। पहला इसका स्टेटमेंट क्या है कि इंट्रॉपी जो होता है यूनिवर्स का, कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, यूनिवर्स में बहुत सारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक साथ हो रहा है, और किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के होने पे यूनिवर्स का नेट इंट्रॉपी, नेट का मतलब हुआ कि सिस्टम का इंट्रॉपी चेंज और उसके करेस्पॉन्डिंग जो सराउंडिंग का इंट्रॉपी चेंज आएगा, इन दोनों इंट्रॉपी चेंज का जो जोड़ होता है वही होता है नेट इंट्रॉपी चेंज यूनिवर्स का। तो सेकंड लॉ बोलता है कि जो नेट इंट्रॉपी चेंज होता है वो कभी भी डिक्रीज नहीं करता है किसी भी प्रोसेस में। या तो वो जस का तस रहेगा, नहीं तो वो इंक्रीज करेगा। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो जस का तस रहेगा, लेकिन अगर प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल है तो टोटल इंट्रॉपी टोटल इंट्रॉपी यूनिवर्स का हमेशा बढ़ता है। ध्यान देना, हम सिस्टम के इंट्रॉपी की बात नहीं कर रहे हैं कि कोई किसी प्रोसेस में सिस्टम का इंट्रॉपी बढ़ेगा ही। सिस्टम का इंट्रॉपी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता है। सराउंडिंग का भी इंट्रॉपी घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, चेंज नहीं भी हो सकता है, लेकिन टोटल इंट्रॉपी चेंज जो है वो ऑलवेज ऑलवेज और ऑलवेज इंक्रीज करता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिखना कि टोटल इंट्रॉपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। यूनिवर्स का जो टोटल इंट्रॉपी है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ डिफरेंट spontaneous processes going on in the universe। यूनिवर्स में बहुत सारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक साथ हो रहा है, उसकी वजह से यूनिवर्स का एंट्रोपी जो है वो लगातार बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन स्टेटमेंट हो गया पहला वाला, और इसी का बहुत सारा सब स्टेटमेंट भी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी से निकलकर क्या आता है कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है वो खुद से अपने आप से रिवर्स डायरेक्शन में जाने वाला नहीं है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। बताया था पिछले क्लास में कि कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है वो गिवन कंडीशन में अपने डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, तो अपने पीछे वाले डायरेक्शन में तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन स्पॉन्टेनियस है तो बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो ये पार्ट में लिखो, any spontaneous process will not reverse its direction on its own। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद से अपने डायरेक्शन को रिवर्स नहीं करता है ना। will not reverse its direction on its own इन गिवन कंडीशन। कंडीशन सेम रहना चाहिए, ऐसा नहीं कंडीशन आपने चेंज कर दिया। कंडीशन चेंज करोगे तो स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस हो ही सकता है। ठीक है, इसी का दूसरा स्टेटमेंट होता है कि पिछले क्लास में इसके एग्जांपल में बताए थे। इसी का दूसरा स्टेटमेंट होता है, इसी को समझने के लिए हीट के सहारे बताया जाता है, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को लेकर। देखो, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर हीट का जाना ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी कि इसका उल्टा डायरेक्शन जो है वो खुद से होने वाला नहीं है गिवन कंडीशन में। तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि हीट जो है ऑलवेज हॉट से कोल्ड की ओर फ्लो करता है,
कोल्ड से हॉट की ओर कभी भी वो फ्लो नहीं कर सकता खुद से नहीं करेगा। हाँ, अगर हम एक्सटर्नल वोल्टेज दे दें तो इस प्रोसेस को हम चाहें तो स्पॉन्टेनियस बना सकते हैं, पहले से नॉन स्पॉन्टेनियस है कोल्ड से हॉट की ओर जाना, लेकिन हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर या एक्सटर्नल वर्क करा के फ्रिज में चाहे एसी में हम उल्टा काम करा लेते हैं, लेकिन ये खुद से कभी होने वाला नहीं है। तो हम लिखेंगे और करके हीट कैन नॉट फ्लो, हीट कभी भी फ्लो नहीं कर सकता, हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम cold body to hot body on its own। खुद से हीट जो है कभी भी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को फ्लो करने वाला नहीं है। तो ये हम लोगों का मेन स्टेटमेंट हो गया बच्चों। अब हम इसी को ब्रेक करेंगे मैथमेटिकली, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो पूरा। देखो बच्चों, पहला हमने देखा कि यूनिवर्स का एंट्रोपी ऑलवेज बढ़ रहा है, और उसके ये पार्ट में देखा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है कभी भी खुद से बैक जाने वाला नहीं है, ठीक है। बी पार्ट में हम अपने मेन स्टेटमेंट को ही देखते हैं फिर से। ये क्या बोला, यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम कमेंट कर सकते हैं यूनिवर्स का एंट्रोपी का मतलब क्या, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज, दोनों अगर जोड़ दोगे तो आ जाएगा टोटल एंट्रोपी चेंज। इसी को टोटल बोला जाता है। जब भी डेल्टा एस टोटल लिखा रहा है तो समझ जाना कि यूनिवर्स की बात कर रहा है, डेल्टा एस टोटल, चाहे इसी को हम बोलते हैं डेल्टा एस यूनिवर्स भी। और हमारा जो सबसे पहला रूल था वो था कि यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा बढ़ रहा है। तो यूनिवर्स में ऑलवेज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की वजह से लिखा था। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या, इरिवर्सिबल। तो ये बोलना चाह रहा है कि ये जो हमारा टर्म है टोटल एंट्रोपी चेंज, ये ऑलवेज जीरो से बड़ा होगा। ये ऑलवेज जीरो से बड़ा होगा कब, जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो तब। जब हमारा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो, जब नॉन स्पॉन्टेनियस हो यानी इम्पॉसिबल हो, तो ऑब्वियसली इसका उल्टा हो जाएगा यानी लेस देन जीरो हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जीरो के बराबर जब होगा तब क्या होगा, तो जीरो के जब बराबर होगा तब वो इक्विलिब्रियम पे होगा, ना ही फॉरवर्ड में जाएगा ना ही बैकवर्ड में जाएगा, है ना, वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है। तो हम लोग स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों लिखा हमने, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को हम ब्रेक कर रहे हैं। तो डेल्टा ए सिस्टम प्लस डेल्टा ए सराउंडिंग, ये ग्रेटर देन जीरो होगा किसके लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए, चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, स्पॉन्टेनियस को ही इरिवर्सिबल हम बोल सकते हैं। डेल्टा ए सिस्टम प्लस डेल्टा ए सराउंडिंग, ये इक्वल टू जीरो होगा, ये इक्वल टू जीरो होगा रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, चाहे हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होता है तो, चाहे रिएक्शन कोई हमारा इक्विलिब्रियम पे होता है तो सिस्टम सराउंडिंग दोनों का जो सम है टोटल वो जीरो के बराबर होगा। यूनिवर्स के एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस के होने से। कहने का मतलब अगर सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ रहा है यानी ये डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये डेल्टा एस नेगेटिव होगा, तभी तो जोड़कर जीरो होगा। और ये अगर एक्स आ रहा है, ये अगर एक्स आ रहा है तो ये माइनस एक्स होगा। कहने का मतलब अगर सिस्टम का एंट्रोपी एक्स से बढ़ा तो सराउंडिंग का एंट्रोपी पक्के से एक्स से घटेगा अगर रिवर्सिबल प्रोसेस दिया हुआ है तो। मान लो रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात किया और बोला कि सिस्टम का एंट्रोपी चेंज +15 है जूल पर केल्विन, तो बताओ सराउंडिंग का क्या होगा। तुरंत आंसर करोगे तुम -15 जूल पर केल्विन। क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़कर जीरो आ रहा है तो जाहिर सी बात है एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्ट सेम होगा। ठीक है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू की तो बात जीरो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू तो हम देख लिए। क्या देखे हम, ग्रेटर देन वाला जो पार्ट है वो आता है इरिवर्सिबल में और इक्वल टू वाला जो पार्ट है वो रिवर्सिबल में आता है। तो किसी भी प्रोसेस के होने का दो तरीका, या तो रिवर्सिबल तरीके से हो नहीं तो इरिवर्सिबल तरीके से हो। अगर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल तरीके से होगा तो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर रिवर्सिबल तरीके से होगा तो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज जीरो के बराबर होगा। और अगर यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज लेस देन जीरो आ रहा है थियोरेटिकली, रियलिटी में ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब प्रोसेस हो ही ना, यानी कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये इम्पॉसिबल प्रोसेस के लिए होगा। कहने का मतलब ये कंडीशन हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए चाहे इम्पॉसिबल प्रोसेस के लिए। तो इम्पॉसिबल प्रोसेस तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये भी कभी भी संभव नहीं है। तो फिर हम ऐसा लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिकली हो सकता है किसी प्रोसेस में प्रूव करना हो कि वो पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है। तो वैसे केस में तुम इसको कैलकुलेट करके निकालोगे
अगर वो पॉजिटिव आता है तो पक्के से पॉसिबल होगा इरिवर्सिबल तरीके से, अगर इक्वल टू 0 आता है तो पॉसिबल तो होगा लेकिन रिवर्सिबल तरीके से, और रिवर्सिबल प्रोसेस जो है रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो तुम बोलोगे थ्योरेटिकली ये हमेशा इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। और अगर लेस देन 0 आता है तो तुम बोलोगे ऐसा कोई प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, ये आ गया समझ में। अब देखो हम जा रहे हैं इसी के सी पार्ट में। अगर हम लिखे फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, तो याद करो आइसोलेटेड सिस्टम हम किसको बोलते थे? आइसोलेटेड सिस्टम वैसा सिस्टम होता था जिसको सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं होता था, यानी कि सिस्टम में कुछ भी हो रहा हो, कोई भी बसड़ हो रहा हो, सराउंडिंग एंट्रोपी में कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो ऐसे प्रोसेस में हम लिख सकते हैं कि डेल्टा सराउंडिंग 0 के बराबर होगा, सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज नहीं होगा। और अगर सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज नहीं होगा तो हमारा रिलेशन जो था इसमें सराउंडिंग हो गया 0, तो हम बोल सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में डेल्टा एस सिस्टम जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर तुम्हें बोलेगा कि सिस्टम का एंट्रोपी ऑलवेज बढ़ता है, ठीक है, अगर बोलेगा कि सिस्टम का एंट्रोपी ऑलवेज बढ़ता है आइसोलेटेड में, तो तुम बोलोगे स्टेटमेंट सही है। इक्वल टू भी लगा दो तो तुम बोलोगे स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर बोलेगा कि सिस्टम का एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है क्लोज सिस्टम में, तो तुम बोलोगे गलत है, यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ता है क्लोज सिस्टम में। क्लोज सिस्टम का मतलब ये वाला केस, और ये वाले केस में सिस्टम का बढ़ेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दोनों ऐड करके बढ़ना चाहिए, दोनों ऐड करके, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, क्योंकि जो प्रोसेस है या तो इरिवर्सिबल होगा या तो रिवर्सिबल होगा। तो तुम बोलोगे कि सिस्टम हमारा बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, सिस्टम का या तो बढ़ेगा या तो कोई चेंज इसमें आने वाला नहीं है, क्योंकि इक्वल टू 0 भी है साथ में। अगर इरिवर्सिबल बोलेगा तो तुम आइसोलेटेड में बोलोगे कि सिस्टम का पक्के से बढ़ेगा, लेकिन तुम क्लोज सिस्टम में बोलोगे कि यूनिवर्स का पक्के से बढ़ेगा इरिवर्सिबल में, यूनिवर्स का चाहे टोटल, सिस्टम पे हम कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको और हम एक्सपैंड कर देते हैं। कैसे एक्सपैंड करें? तो डेल्टा एस सिस्टम जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा इरिवर्सिबल चाहे स्पॉन्टेनियस में, डेल्टा एस सिस्टम बराबर 0 होगा रिवर्सिबल चाहे इक्विलिब्रियम पे, और डेल्टा एस सिस्टम लेस देन 0 होगा नॉन स्पॉन्टेनियस और इम्पॉसिबल प्रोसेस में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है? एकदम याद रखना बहुत ही बढ़िया से इसको। इरिवर्सिबल में टोटल एंट्रोपी चेंज बढ़ता है, यूनिवर्स का टोटल एंट्रोपी जो है वो बढ़ेगा, रिवर्सिबल में इक्वल टू 0 होगा। ये इसी का ये छोटा फॉर्म है, तो तुम इसको याद रखना, और ये भी पूरा नहीं याद रखना है, बस ये चीज याद रखो, डेल्टा एस टोटल, यहां पे क्या रखोगे आप तुम, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर इक्वल टू 0, बस ये तुमको याद रखना है, बस इतना ही। ये पूरा जो बोर्ड हम भरे हैं इसका निचोड़ बस यही है। ठीक है, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन कब, तो इरिवर्सिबल में, इक्वल टू कब, तो रिवर्सिबल में, बस खत्म हो गया, बस इतना ही है। टोटल को लिखोगे सिस्टम प्लस सराउंडिंग, आइसोलेटेड के केस में जो सराउंडिंग है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डी, एक इनइक्वालिटी आता है जो कि हम आगे कार्नोट साइकिल से प्रूव करेंगे। कार्नोट साइकिल से एक इनइक्वालिटी आता है, उसको हम प्रूव करेंगे। यहां पे बस हम इसको लिख दे रहे हैं, उसको भी हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक फॉर्म बोलते हैं। क्या होता है वो? तो वो बोलता है कि dq बाई टी, याद करो एंट्रोपी को डिफाइन किए थे तो dq बाई टी लिखे थे, लेकिन वहां dq रिवर्सिबल था, यहां हम इन जनरल स्टेटमेंट लिख रहे हैं। ये बोल रहा है कि dq बाई टी का इंटीग्रेशन साइक्लिक प्रोसेस में, dq बाई टी का इंटीग्रेशन, फिर ये गोला लगा दिया, इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस ऑलवेज ऑलवेज और ऑलवेज होता है लेस देन इक्वल टू 0, हमेशा 0 से छोटा होगा। ठीक है, ऑलवेज 0 से छोटा होगा, इरिवर्सिबल में लेस देन होगा, और इक्वलिटी जो है वो आता है रिवर्सिबल में। यानी कि तुम इसको अगर ब्रेक करके लिखोगे तो आ जाएगा dq इरिवर्सिबल बाई टी हमेशा 0 से छोटा होता है, और dq रिवर्सिबल बाई टी 0 के बराबर होता है। तो ये तो पता ही है, dq रिवर्सिबल बाई टी ds हो जाएगा, ds का इंटीग्रेशन डेल्टा एस हो जाएगा, और डेल्टा एस क्योंकि इंट्रोपी हमारा स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा एस एक साइक्लिक प्रोसेस में 0 के बराबर होगा। dq इरिवर्सिबल बाई टी इंट्रोपी नहीं होता है, बताए थे कि ये टर्म इंट्रोपी नहीं होता है, तो ये टर्म जो है इसका साइक्लिक प्रोसेस में इंटीग्रेशन लेस देन 0 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसको प्रूव करा जाएगा बाद में जब हम पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल, तब अभी फिलहाल इसको रट जाओ अच्छे से। dq बाई टी इंटीग्रेशन साइक्लिक प्रोसेस में ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, इक्वलिटी आएगा रिवर्सिबल में, और इनइक्वलिटी आएगा इरिवर्सिबल में। ठीक है, ये पूरा नोट कर लो। देखो बच्चों, ABCD हमने देख लिया,
अब ई पार्ट में आ जाओ। ई पार्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी। इसको भी रट जाना, थोड़ा सा हाई लेवल का है ये, हमारे लेवल में नहीं आता है, लेकिन फिर भी जेईई एडवांस के लिए हो सकता है कि ये काम आ जाए। छोटे मोटे एग्जाम में मेंस हो गया चाहे नीट हो गया, हो सकता है कि इस पे बेस्ड कोई ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ ले जो कि तुम्हारा 30-40 सेकंड का सवाल हो। जेईई में अब नीट वगैरह जो हो गया उसमें छोटा सवाल आता है, छोटा एग्जाम नहीं है वो, बल्कि कम समय में होने वाला सवाल आता है। तो कोई भी अगर लेंदी जा रहा है, लंबा जा रहा है, तो मेंस चाहे नीट में आने की संभावना नहीं होगी। तो इसका जो एप्लीकेशन है, जो भी हम इक्वेशन लिखेंगे, चाहे कहां से आता है, वो तो एडवांस का पार्ट है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा क्लॉसियस इनइक्वालिटी है। तो ये होता क्या है, देखो, तो ये होता है डीएस, जो होता है डीएस हमेशा बड़ा चाहे बराबर होता है डीक्यू बाई टी के, वही डीक्यू बाई टी जिसको भी हमने लिखा था। लेकिन अभी हमने डीक्यू बाई टी का रिलेशन 0 से बड़ा और छोटा बताया था, अब हम डीक्यू बाई टी और डीएस में रिलेशन बता रहे हैं। तो डीएस जो होता है वो हमेशा डीक्यू बाई टी के बड़ा चाहे बराबर होता है। रट जाना इसको अच्छे से, ठीक है। बहुत ज्यादा चांस है कि ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ दे। और ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जो इक्वलिटी आता है वो रिवर्सिबल में, और जो इनइक्वलिटी आता है वो इरिवर्सिबल में आता है। कार्नोट साइकिल से ये भी प्रूफ हो जाता है बाद में, ठीक है। तो समय रहेगा तो इसको भी प्रूफ कर देंगे, वैसे हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन प्रूफ कर देंगे। ब्रेक कर दो इसको भी, तो क्या आएगा, डीएस ग्रेटर देन होगा डीक्यू इरिवर्सिबल बाई टी के, और डीएस इक्वल टू होगा डीक्यू रिवर्सिबल बाई टी के। तो ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, यही था हमारा एंट्रोपी का डेफिनेशन। और ये वाला पार्ट जो है वो बाद में प्रूफ हो जाएगा, लेकिन इसको रटे रहना अभी से ही। तो क्या क्या सीखे, पहला और दूसरा क्या था, उसमें था कि यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है। इरिवर्सिबल में इक्वल टू 0 होगा, रिवर्सिबल में और लेस देन 0 कभी नहीं होगा, यानी इम्पॉसिबल प्रोसेस में होगा। सेकंड था आइसोलेटेड का, तो उसमें हमने सराउंडिंग को बस 0 कर दिया था, बाकी सारा स्टेटमेंट वही था, ठीक है ना। उसके बाद हमारा स्टेटमेंट आया था कि जो डीक्यू बाई टी होता है, डीक्यू बाई टी जो होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होता है। इरिवर्सिबल में लेस देन आएगा और रिवर्सिबल में इक्वल टू 0 आएगा। और ये लास्ट पॉइंट हमारा आया कि डीएस जो होता है वो ग्रेटर इक्वल टू डीक्यू बाई टी होता है। इरिवर्सिबल में बड़ा होगा, रिवर्सिबल में बराबर होगा। तो एकदम रट जाओ इसको अच्छे से, कॉपी पे 10 बार 15 बार लिखो, तब तक जब तक कि तुमको याद ना हो जाए। कंफ्यूजन किसमें होगा, इसके पहले जो बताए डीक्यू बाई टी लेस देन इक्वल टू 0 और डीएस जो होता है इससे बड़ा होता है, इन दोनों में हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तुम भूल जाओ कि इनइक्वालिटी किसमें छोटा वाला था किसमें बड़ा वाला था। तो इतना बार लिखो कि तुमको ये हमेशा के लिए रटा जाए अच्छे से। ऑब्जेक्टिव सवाल है तो तुमसे छूटे नहीं, ठीक है। नोट कर लो इसको। तो ये सब था बच्चों सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट में लिखो, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, हीट कैन नॉट बी completely converted into work. Heat cannot be completely converted into work in a cyclic process. साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या, डेल्टा यू 0 होगा, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, डेल्टा यू 0 होगा, तो क्यू बराबर आएगा माइनस डब्ल्यू। तो ऐसा लग रहा है कि हीट का मैग्नीट्यूड वर्क के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, जो कि होता भी है। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि तुम जो 100 जूल जो तुम हीट दोगे और तुम चाहोगे कि 100 जूल का वर्क हो जाए, लेकिन 100 जूल का वर्क नहीं होकर 90 जूल का वर्क होगा और 10 जूल सिस्टम से बाहर फेंका जाएगा, रिलीज हो जाएगा बाहर। तो जो नेट क्यू आया वो कितना आया, 100 माइनस 10 बराबर 90 ही आया, और वर्क भी हुआ 90 का ही। तो तुमको लगेगा एनर्जी तो कंजर्व हो गया, लेकिन ये 10 तुमको बाहर नहीं फेंकना था ना, है ना। इंजन जो 10 बाहर फेंक दिया, तुम वो तो नहीं चाहते थे, तुम तो चाहते थे कि इंजन हमारा 100 का वर्क करे। जैसे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो जितना हम पेट्रोल जलाते हैं, हम चाहते हैं कि वो सारा का सारा पेट्रोल जो जल रहा है वो हमारे वाहन को आगे ले जाने के काम आए, पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट हो। लेकिन होता क्या है कि उसका कुछ हिस्सा तो वर्क में कन्वर्ट होता है, बाकी हिस्सा जो एग्जॉस्ट है उसके सहारे बाहर निकल जाता है, वहां से हीट रिलीज हो जाता है, एग्जॉस्ट हमारा गर्म हो जाता है बहुत ज्यादा। तो हम नहीं चाहते हैं कि वो हीट वहां पे बर्बाद हो, हम चाहते थे कि मोटरसाइकिल चले। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो ये बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है। चाहे तुम कितना भी बढ़िया से बढ़िया इंजन बना लो, उसके बावजूद जो है हीट कंप्लीटली 100% वर्क में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्लॉसियस जो था उसका भी एक स्टेटमेंट यहां पे आता है। क्लॉसियस क्या बोला, वो बोला कि इट इज
इम्पॉसिबल टू डिजाइन, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन ए साइक्लिकली ऑपरेबल इंजन, ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन ए साइक्लिकली ऑपरेबल इंजन। ये इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है? एक ऐसे इंजन को डिजाइन करना जो कि साइकिल में वर्क कर रहा है, साइक्लिक प्रोसेस है उसमें, साइक्लिकली ऑपरेबल इंजन विच विल टेक हीट फ्रॉम ए हायर टेम्परेचर बॉडी, which will take heat from a higher temperature body and converts it into work, और उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे without rejecting any part of this heat to a lower temperature body। इस हीट का कोई भी हिस्सा एक लोअर टेम्परेचर बॉडी को रिजेक्ट किए बिना सारा का सारा हीट वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसे इंजन को बनाना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? तो क्लॉसियस बोल रहा है कि ये इम्पॉसिबल है। इट इज इम्पॉसिबल, यह संभव है, टू डिजाइन करना ये साइक्लिकली ऑपरेबल इंजन, एक ऐसा इंजन जिसमें साइक्लिक प्रोसेस हो, चाहे किसी साइकिल में वो ऑपरेट करे, विच विल टेक हीट, जो हीट ले फ्रॉम ए हायर टेम्परेचर बॉडी से, एक हायर टेम्परेचर बॉडी से, एंड कन्वर्ट्स इट, उसको कन्वर्ट कर दे पूरी तरीके से इनटू वर्क में, विदाउट रिजेक्टिंग, बिना रिजेक्ट किए हुए, एनी पार्ट ऑफ दिस हीट, उस हीट का कोई छोटा सा भी हिस्सा, टू ए लोअर टेम्परेचर बॉडी, किसी लो टेम्परेचर बॉडी को रिजेक्ट किए बिना जो भी हीट वो हायर टेम्परेचर बॉडी से ले उसको पूरी तरह से 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसे इंजन को डिजाइन करना इम्पॉसिबल है। ये क्लॉसियस बोला। तो इसको हम एक डिजाइन से बताते हैं, डायग्राम से बताते हैं। क्लॉसियस बोल रहा है कि एक हीट इंजन है, ये हमारा हीट इंजन हो गया, और ये हीट लिया, किससे हीट लिया? तो ये हीट लिया हायर टेम्परेचर बॉडी से, और इसे हीट लेने के बाद ये पूरा का पूरा हीट जो है ये कन्वर्ट कर दिया वर्क में, W में मोड लगा दिया, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। तो क्लॉसियस बोल रहा है कि ऐसा इंजन को तुम डिजाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल ये है कि जो हमारा इंजन होगा वो एक हायर टेम्परेचर बॉडी से हीट तो लेगा, हायर टेम्परेचर बॉडी, सपोज करो इसका टेम्परेचर T2 है और जो हीट लिया वो Q2 है, हायर टेम्परेचर बॉडी से हीट लिया, और बोलता है कि इस हीट का एक हिस्सा जो है ये कन्वर्ट कर दिया वर्क में कन्वर्ट कर दिया, और बाकी हिस्सा ये रिजेक्ट कर दिया Q1 मान लो एक लोअर टेम्परेचर बॉडी को, लोअर टेम्परेचर बॉडी जिसका टेम्परेचर मान लो T1 है ना, लोअर टेम्परेचर बॉडी है, इसका मतलब कि T2 बड़ा होगा T1 से। ये वाला इंजन पॉसिबल है क्लॉसियस के अनुसार, ये ऊपर वाला इंजन पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। एक बात बताओ, इस इंजन को देख के जरा, Q2 हीट लिया, हमारा इंजन जो है ऊपर से Q2 हीट लिया और उसमें से W वो वर्क में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मान लो 100 जूल हीट लिया और 80 जूल वर्क में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका इफिशियंसी कितना होगा? 80% होगा। अगर 70 वर्क में कन्वर्ट करता तो 70% होता। अगर 100 में से 100 कन्वर्ट कर देता, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो तुम बोलते कि इसका इफिशियंसी 100% होगा। यानी कि सेकंड लॉ के अनुसार इफिशियंसी इस इंजन का कभी भी 100% नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक बात बता, मान ले 200 जूल यहां से लेता, 200 जूल, और 200 में से 150 वर्क में कन्वर्ट करता, और तुमसे पूछता कि बता इसका इफिशियंसी कितना % है। 200 में से 150 वर्क में गया और 50 नीचे रिलीज हो गया, तो तुम बोलोगे 200 में से 150 वर्क में गया, तो हमको इसी से केवल मतलब है परसेंटेज निकालने के लिए। तो 200 में से 150 तो 100 में से 75 हो जाएगा, तो तुम बोलोगे इंजन का इफिशियंसी जो है वो 75% है, ठीक है। यहां तक आ रहा है समझ में? अब देखो, कहने का मतलब इफिशियंसी तुम कैसे निकाल रहे हो? Q2 हीट में से कितना वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, ये जानकारी हमको इफिशियंसी दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि इंजन का जो एक्चुअल इफिशियंसी होगा
जिसको हम नीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, नीटा। इंजन का जो एक्चुअल इफिशियंसी होगा उसको हम लिख सकते हैं मोड ऑफ डब्ल्यू नेट, जो वर्क डन है इसको हम डिवाइड कर देंगे Q2 से। Q2 का मतलब क्या है? हीट एडेड, हीट एडेड, ठीक है, हीट जो ऐड हुआ इंजन में, है ना। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? मैथमेटिकल स्टेटमेंट डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाई Q2। अगर परसेंटेज में निकालना होगा तो इंटू यहां पे 100 कर दोगे। ये परसेंटेज में नहीं आ रहा है ना, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, यानी ये 1 से हमेशा छोटा होगा। ठीक है बच्चों, इसी पे अभी थोड़ा सा और बात करेंगे, पहले इसको नोट कर लो पूरा। देखो बच्चों, नोट कर लिए होगे, वो डायग्राम वहां जो था सब नोट करना, जितना कुछ लिखे थे सब नोट करना, नहीं नोट किया तो पीछे करके नोट करना, ठीक है। एक और बात, ऐसा काम कहीं मत करना कि बाद में हम नोट कर लेंगे, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। हाथों हाथ आप नोट करिए, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो देखो, एक और बात, जो हायर टेम्परेचर बॉडी होता है उसे हम सोर्स भी बोलते हैं, सोर्स, और जो लोअर टेम्परेचर बॉडी होता है उसे हम बोलते हैं सिंक। याद रखना इसको। सोर्स से हीट लिया यानी कि हायर टेम्परेचर बॉडी से हीट ले रहा है, और रिलीज कहां होता है? तो सिंक में होता है। अब देखो बच्चों, एक्चुअल इफिशियंसी का जो डेफिनेशन आया वो है डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाई Q2। अब एक बात बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन से डब्ल्यू नेट क्या होगा? Q2 हीट लिया जिसमें से Q1 रिलीज हो गया, तो बचा कितना? तो बहुत सारे लोग आंसर यहां पे करेंगे Q2 माइनस Q1। यहां हो गया गलत, Q2 माइनस Q1 नहीं, मोड Q2 माइनस मोड Q1। अगर मान लो 100 जूल यहां से लिया हीट, अगर 100 जूल यहां से हीट लिया और 70 का वर्क हुआ, तो रिलीज कितना हो जाएगा नीचे की ओर? तो 30 रिलीज होगा। अगर 30 रिलीज होगा तो Q1 30 थोड़े ना होगा, Q1 तो हमारा माइनस 30 होगा, क्योंकि जो हीट रिलीज होता है उसका साइन नेगेटिव होता है। तो Q2 हो गया 100, Q2 हो गया 100, और Q1 हो गया कितना? माइनस 30। अगर हम तुमसे पूछे कि W बताओ Q2 और Q1 के टर्म में, तो अगर तुम बताते हो Q2 माइनस Q1, तो ये तुम्हारा गलत लिखा हुआ है, चेक करके देखो। 100 लिया तो Q2 की जगह पे 100, Q1 जो है वो 30 रिलीज हुआ, यानी Q1 का वैल्यू है -30, तो यहाँ -30 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 100 और 30 130 हो गया, यानी कि 100 जूल का वर्क, 100 जूल हीट लिया और 130 जूल का वर्क कर दिया। ये तो बेकार स्टेटमेंट है, इम्पॉसिबल है ऐसा, है ना। तो Q1 जो होता है वो खुद साइन के साथ होता है, तुमको अलग से साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर तुमको एनर्जी कंजर्वेशन से लिखना है, ठीक है, तो तुम ऐसे लिखोगे मोड Q2 माइनस मोड Q1। अब सही है, Q2 हीट लिया और Q1 रिलीज कर दिया, तो जितना हीट लिया उसके मोड में से जितना हीट रिलीज हुआ उसको अगर हम माइनस कर दे तो वर्क डन आ जाएगा। तो अगर हम मोड ना लिखना चाहें थर्मोडायनेमिक्स में, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखते हुए, तो एक्चुअल एफिशिएंसी का डेफिनेशन हो जाएगा Q2 हीट एब्जॉर्ब किया था तो ये पॉजिटिव होगा, तो मोड हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Q1 रिलीज होने वाला हीट है, यानी इसका साइन नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर का मोड जब हटाते हो तो एक और माइनस आता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चेक करके देख लो सही है कि नहीं है, चेक करते हैं। तो 100 जूल हीट लिया था, 30 नीचे रिलीज किया, तो यहां लिखोगे 100, और 30 रिलीज किया तो Q1 हो जाएगा -30, 100 में से 30 गया 70 आया, तो 70 का वर्क हो रहा है, बिल्कुल सही है। तो ये याद रखना, बहुत काम आएगा कंपैरिजन में, जब हम मैक्सिमम इफिशियंसी एक्चुअल इफिशियंसी को कंपेयर करेंगे तो बहुत काम आएगा। तो एक्चुअल इफिशियंसी का फॉर्मूला हो गया Q2 प्लस Q1 बाई Q2। ठीक है बच्चों, याद रखना इसको, है ना, नोट करो इसको, ये जो एक्स्ट्रा जो लिखे हैं उसको नोट करो, डायग्राम अच्छे से बनाना। इसके आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कार्नोट साइकिल, नोट कर लो। देखो बच्चों, अगला हेडिंग दो, कार्नोट साइकिल। तो ये क्या चीज है, ये कहां से आया? तो देखो समझो इसको, हमने बोला कि हीट कभी भी पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो कार्नोट ने क्या बोला, इस चीज को प्रूफ करने के लिए वो ये किया, वो बोला कि दुनिया के किसी भी साइक्लिक प्रोसेस को तुम, दुनिया के कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो, दुनिया का कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो, उसका इफिशियंसी 100% से ज्यादा नहीं होगा। इस चीज को कार्नोट ने एक पार्टिकुलर साइकिल लेकर, एक फिक्स साइकिल लेकर, जिसको हम कार्नोट साइकिल बोलते हैं, एक फिक्स साइकिल लेकर प्रूफ कर दिया। उसके बाद कार्नोट ने यह प्रूफ किया कि दुनिया के किसी भी साइकिल को तुम कार्नोट साइकिल के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो अप्रोक्सीमेट तरीके से। तो अगर कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी 100% नहीं हो सकता, तो दुनिया के किसी भी साइकिल का इफिशियंसी जो है 100% नहीं हो सकता, क्योंकि सारा साइकिल बहुत सारे कार्नोट साइकिल का समेसन होता है, ऐसा इसने प्रूव किया।
ठीक है, तो देखो कार्नोट साइकिल है क्या। एक और इंपॉर्टेंट बात, कार्नोट साइकिल नीट में नहीं है, तो फिर जेईई वाले इसको ध्यान से देखना, है ना। नीट वाले भी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट में जो फॉर्मूला आता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो नीट वालों के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है, भले ही नहीं है, लेकिन हो सकता है कहीं पूछ दे, सीबीएसई ये सब काम करता रहता है, ठीक है। तो देखो कार्नोट साइकिल है क्या। कार्नोट क्या बोला, कार्नोट बोला कि एक साइकिल डिजाइन करो। सबसे पहले अपने साइकिल में, कार्नोट साइकिल एक फिक्स साइकिल है, अपना एक डेफिनेट साइकिल दिया, उस साइकिल में बोला क्या कि उस साइकिल में 4 स्टेप है। कौन कौन सा है, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए, ठीक है। जो चारों स्टेप है पूरा का पूरा साइकिल जो है हमारा वो रिवर्सिबल नेचर का है, रिवर्सिबल है, ठीक है बच्चों, याद हो गया। पूरा का पूरा साइकिल रिवर्सिबल, याद हुआ। अब याद करो, अल्टरनेट है, पहला आइसोथर्मल दूसरा एडियाबेटिक, पहला आइसोथर्मल तीसरा चौथा एडियाबेटिक, फिर से पहला आइसोथर्मल दूसरा एडियाबेटिक, तीसरा आइसोथर्मल चौथा एडियाबेटिक, आइसोथर्मल एडियाबेटिक, आइसोथर्मल एडियाबेटिक, याद हो गया। तो ए भी हमारा है आइसोथर्मल, ये हो जाएगा एडियाबेटिक, ये फिर से हो गया आइसोथर्मल, और ये हो जाएगा एडियाबेटिक, ठीक है। पहला 2 स्टेज में एक्सपेंशन होगा, और क्योंकि हमारा साइक्लिक प्रोसेस है तो गैस अगर एक्सपैंड किया 2 बार तो उसको वापस कंप्रेस होकर वापस आना होगा, तो लास्ट के 2 स्टेज में होगा कंप्रेशन। आराम से समझना, एकदम रटा जाएगा तुमको, अच्छे से मस्त तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 स्टेज आया, कौन कौन सा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन और रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। इसका ग्राफ हम बनाए थे, तो इसका ग्राफ हो जाएगा, मान लो पीवी कर्व की अगर हम बात करें तो सपोज करो ए पॉइंट पे हम हैं, तो ए से बी क्या है, आइसोथर्मल एडियाबेटिक, तो ये दोनों का दोनों हाइपरबोलिक नेचर का आता है। तो ए से बी सपोज करो आइसोथर्मल है, कुछ ऐसा करवाया, ठीक है। आ गए हम बी पे, तो बी से सी एडियाबेटिक, और हम बताए थे ग्राफ वाले क्लास में, है ना, 11th लेक्चर जो था, कि आइसोथर्मल की तुलना में एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है, ठीक है। तो अगर स्लोप ज्यादा होगा तो बी से सी इससे ज्यादा स्लोप का ग्राफ आएगा, तो सपोज करो बी से सी हमारा ये ग्राफ है, ठीक है बच्चों। अब जाएंगे फिर से वापस, है ना, दोनों ग्राफ में देखो एक्सपेंशन हुआ, यहां से यहां भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहां से यहां भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब क्या होगा, वॉल्यूम घटेगा, तो वॉल्यूम घटेगा, एक काम कर रहे हैं हम इधर से डिजाइन बना देते हैं, बाद में तुमको इस साइड समझा देंगे। सी से डी हम यहां चले आए, फिर से घट गया वॉल्यूम, कंप्रेशन हुआ आइसोथर्मल तरीके से, और डी से ए एडियाबेटिक तरीके से कंप्रेस कर गया। तो ये चारों का चारों कर्व है, स्ट्रेट लाइन कोई भी नहीं है, ए से बी, बी से सी से डी और डी से ए। ए से बी क्या है बच्चों, आइसोथर्मल। अब समझना ध्यान से, ए से बी क्या है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में डेल्टा यू 0 और क्यू बराबर -W। आइसोथर्मल में डेल्टा यू बराबर 0 और क्यू बराबर -W, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, तो क्यू बराबर -W, वर्क डन नेगेटिव है तो क्यू पॉजिटिव हो जाएगा, क्यू बराबर -W यानी W के उल्टे साइन का होगा। फिर से आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन तो W नेगेटिव होगा, W नेगेटिव होगा तो Q पॉजिटिव होगा, क्योंकि डेल्टा U 0 है। अगर Q पॉजिटिव होगा यानी हीट सिस्टम में ऐड होगा, और हीट अगर सिस्टम में ऐड होगा, यहां पे ए बी प्रोसेस में हीट सिस्टम में ऐड हो रहा है। याद करो पिछला जो इंजन का डायग्राम था उसमें हीट कितना ऐड हुआ था सिस्टम में, हमारा हीट इंजन कितना हीट एब्जॉर्ब किया था, तो तुम बोलोगे Q2 हीट एब्जॉर्ब किया था। तो ए बी प्रोसेस इंजन का वो हिस्सा है जहां पे हीट एब्जॉर्ब होता है, और हीट किस टेम्परेचर से एब्जॉर्ब हुआ था, T2 से। तो ए का टेम्परेचर होगा T2, बी का टेम्परेचर भी होगा T2, और ए से बी तक टेम्परेचर भी T2 होगा, क्योंकि आइसोथर्मल है। यहां तक आ गया समझ में। बी से सी है एडियाबेटिक, तो यहाँ हीट एक्सचेंज 0 होगा। अब वापस आ जाओ सी से डी, तो सी से डी फिर से आइसोथर्मल है, लिखा हुआ है यहाँ पे सी से डी आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल में फिर से डेल्टा यू 0 होगा, अगर डेल्टा यू 0 होगा तो क्यू बराबर -W, लेकिन ये आइसोथर्मल में कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव, और अगर वर्क डन पॉजिटिव तो क्यू नेगेटिव होगा। क्यू नेगेटिव का मतलब हीट रिलीज होगा, करा दो हीट रिलीज यहाँ पे, तो ये हो गया Q1 हीट यहाँ पे रिलीज हुआ। किस टेम्परेचर पे रिलीज हुआ था, तो T1 टेम्परेचर पे रिलीज हुआ था। तो ये हमारा पूरा इंजन बन के आ गया एक तरह से, जिसमें ए से बी सोर्स को रिप्रेजेंट करता है और सी से डी सिंक को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा था। अब देखो बच्चों, प्रोसेस देखो क्लॉकवाइज है। क्यों क्लॉकवाइज है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज कर दें तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा। हमारे काम का वर्क डन कौन होता है, हमारे काम का वर्क वो होता है जो सिस्टम करे, यानी बाय द सिस्टम हो।
यही रीजन है कि हमने नेट वर्क को नेगेटिव करने के लिए क्लॉकवाइज साइकिल लिया, पहली बात। दूसरी बात, पन्ना पीछे पलटना, आइसोथर्मल का जो पहला क्लास ग्राफ का बताए थे उसमें जाना। वहां बताए थे कि रिवर्सिबल तरीके से अगर एक्सपेंशन हो, पहले तो एक्सपेंशन होना चाहिए, तुम्हारे काम का वर्क हो, उसके लिए एक्सपेंशन होगा तो वर्क डन बाय द गैस होगा, हमारे काम का वर्क होता है बाय द गैस। फिर से समझना, कार्नोट ये इंजन दिया मैक्सिमम इफिशियंसी को प्रूव करने के लिए, तो वो एक ऐसा इंजन बनाएगा जिससे जो वर्क आए बेहतरीन वाला वर्क आए, ऐसा वर्क आए कि जिससे बढ़िया वर्क पॉसिबल नहीं हो, इंजन उससे ज्यादा वर्क ना कर सके, बेस्ट इंजन वो बनाया थियोरेटिकली प्रोसेस के सहारे। कैसे? तो तुम्हारे काम का इंजन कौन सा होगा? वो जो वर्क करे, यानी बाय द सिस्टम, यानी वर्क डन नेगेटिव हो। वर्क डन नेगेटिव का मतलब ओवरऑल, ऐसे तो साइक्लिक है, लेकिन अगर वर्क डन नेगेटिव चाहिए तो एक्सपेंशन का वर्क ज्यादा होना चाहिए। इतना तक समझ में आया? पन्ना पीछे पलटना, आइसोथर्मल में जाना, वहां तुम देखोगे एक्सपेंशन में हम 2 केस कराए थे, एक रिवर्सिबल का, एक इरिवर्सिबल का, और देखना वर्क डन किसमें ज्यादा आता है, तो तुम देखोगे कि रिवर्सिबल में वर्क डन ज्यादा आया है। यही रीजन है कि वर्क डन को मैक्सिमाइज करने के लिए कार्नोट, है ना, यहां पे रिवर्सिबल साइकिल लिया। पहले तो नेट वर्क डन नेगेटिव किया, उसके बाद रिवर्सिबल साइकिल लिया ताकि वर्क डन हमारा मैक्सिमम आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहां से इफिशियंसी निकालेंगे, और जो इफिशियंसी आएगा हम नोटिस करेंगे कि वो 100% इम्पॉसिबल है, कभी आ ही नहीं सकता है। तो प्रूफ हो जाएगा कि इस इंजन का इफिशियंसी 100% नहीं हो सकता। अगर इस इंजन का इफिशियंसी 100% नहीं हो सकता और कार्नोट प्रूफ कर दिया कि दुनिया के किसी भी साइकिल को तुम कार्नोट साइकिल में रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया के किसी भी इंजन का इफिशियंसी 100% नहीं हो सकता। तो जैसे ही हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे ये सारी बातें हमारे प्रूफ हो जाएगी, लेकिन फिलहाल प्रूफ कुछ भी हुआ नहीं है। ठीक है, तो एक काम करो, पहले चारों नोट करो, फिर ये डायग्राम अच्छे से साइड में बनाओ, है ना, उसके बाद हम लोग इफिशियंसी इसका निकालेंगे डिटेल में। ठीक है, एकदम समझते हुए रटते हुए चलना, बहुत मजा आने वाला है इसमें। ठीक है, लेकिन याद रखोगे तब, भूल जाओगे तो फिर मजा नहीं आएगा। नोट कर लो। अब देखो बच्चों, हम एक एक करके यहाँ पे नेट वर्क डन निकालेंगे, है ना, और इफिशियंसी का जो हमारा फॉर्मूला आया था उसमें पुट करके मैक्सिमम इफिशियंसी निकालेंगे। तो शुरू करते हैं एबी से। एबी प्रोसेस, तो एबी प्रोसेस क्या है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये है हमारा एबी प्रोसेस। तो इसमें डेल्टा यू क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि आइसोथर्मल है। डेल्टा यू 0 होगा, और क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू। तो क्यू कितना दिया हुआ है? क्यू हमारा Q2 है, Q2 बराबर माइनस डब्ल्यू, और माइनस डब्ल्यू क्या होगा? डब्ल्यू क्या होता है? माइनस एनआरटी, तो प्लस हो जाएगा क्योंकि पहले से एक माइनस है। एनआरटी टेम्परेचर है T2, ln वॉल्यूम कितना है? फाइनल वॉल्यूम VB अपॉन VA, ये हमारा निकल गया। वर्क डन फर्स्ट वाले प्रोसेस का आ गया, Q2 भी आ गया। W क्या हो जाएगा? AB प्रोसेस का W हो जाएगा माइनस nRT2 ln VB बाई VA, और इसी को हम यहां रख देंगे तो Q2 आ गया। Q2 क्यों निकाले? क्योंकि Q2 हीट एडेड है, और इफिशियंसी के फॉर्मूले में Q2 का भी इस्तेमाल आया था। ठीक है, अब चलिए BC प्रोसेस की ओर। BC प्रोसेस, तो BC क्या है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तो एडियाबेटिक का मतलब Q 0 हो गया। अगर Q 0 हुआ तो फर्स्ट लॉ से डेल्टा U बराबर W हो गया, और W B से C प्रोसेस का हो जाएगा N CVM डेल्टा T। डेल्टा T का मतलब क्या? फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो B से C में देखो, B से C में फाइनल टेम्परेचर T1 है, कंफ्यूज मत करना। पहले हम माना करते थे T1 को इनिशियल, लेकिन इस प्रोसेस में फाइनल टेम्परेचर T1 आ रहा है और इनिशियल टेम्परेचर T2 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? डेल्टा T, T1 माइनस T2 हो गया ये भी। अब आ जाइए CD में। तो CD प्रोसेस में क्या है? रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर से आइसोथर्मल, अगर आइसोथर्मल है तो डेल्टा यू फिर से 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा यू 0 हो गया, W निकालो, WCD बराबर आ जाएगा माइनस NR टेम्परेचर है इस बार T1 ln फाइनल वॉल्यूम VD डिवाइडेड बाई VC आ गया। और अगर Q निकालोगे तो यहाँ पे Q1 हो जाएगा हमारा प्लस nRT1 ln VD बाई VC, क्योंकि Q बराबर माइनस W होता है आइसोथर्मल में। हो गया ये भी। अब आ जाइए DA में। तो DA क्या है? रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, है ना, एडियाबेटिक। तो फिर से Q बराबर 0, डेल्टा U बराबर W। W किस प्रोसेस का? DA का, और DA इस बार क्या होगा? DA का डेल्टा U क्या होगा? तो N CVM डेल्टा T। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, A का टेम्परेचर है T2 और D का टेम्परेचर है T1। यहां आप लिख दोगे T2 माइनस T1। ठीक है, चारों प्रोसेस का वर्क डन आ गया। तो अगर हम W नेट निकालें, अगर हम नेट वर्क डन निकाले यहाँ पे,
डब्ल्यू नेट बराबर, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए। और देखो तो डब्ल्यू बी सी एन सीबीएम टी वन माइनस टी टू और डब्ल्यू डी ए जो है एन सीबीएम टी टू माइनस टी वन, ये दोनों तो कट जाएगा, यानी बचेगा कौन कौन सा टर्म, ये वाला डब्ल्यू बचेगा एनआर टी टू एल एन बीबी बाई बी ए, और ये लास्ट वाला है ना सीडी प्रोसेस का डब्ल्यू बचेगा, यहां पे रहा माइनस एनआर टी वन एल एन बी डी बाई बी सी। तो लिख देते हैं, यहां पे हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट एन आर टी टू एल एन वीबी बाई वी ए, ठीक है, और यहां से आ जाएगा प्लस एन आर टी वन एल एन वी डी बाई वी सी, ये इतना हो गया बच्चों, ठीक है, यहां तक हमारा आ गया, डब्ल्यू नेट निकल गया। अब हमें क्या चाहिए, इफिशियंसी चाहिए। तो इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी इस इंजन का जो एक्चुअल इफिशियंसी है वही इसका मैक्सिमम होगा, क्योंकि हमने बेस्ट इंजन डिजाइन किया है, और मैक्सिमम इफिशियंसी हमारा आया था डब्ल्यू नेट बाई हीट एडेड जो कि Q2 के बराबर है, और डब्ल्यू नेट कितना आया यहां से लिख दो, डब्ल्यू नेट आ गया एनआर टी टू एल एन वीबी बाई वी ए प्लस एनआर टी वन एल एन बी डी बाई बी सी डिवाइडेड बाई Q2, और Q2 हमने यहां पे निकाला था, ये रहा Q2 का वैल्यू पुट कर दो, तो ये हो जाएगा एनआर टी टू एल एन बीबी बाई वी ए के बराबर। ठीक है बच्चों, एक बार मिला लो, बीसी का वर्क डन हो गया, सॉरी एबी का वर्क डन हो गया माइनस एनआर टी टू एल एन बी बाई बी ए, यहां माइनस साइन आएगा, यहां पे आ गया माइनस साइन। तो एक बार रिवाइज कराए थे हमने, किया क्या, एडियाबेटिक वाले का वर्क डन तो ऐड होकर सीधे जीरो हो गया, यानी कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस था एबी और सीडी, एक्चुअल में उन्हीं दोनों का वर्क डन ऐड हुआ है। तो एबी का वर्क डन था माइनस एनआर टी टू एल एन बीबी बाई बी ए, और जो हमारा सीडी प्रोसेस आया इसका वर्क डन आया है माइनस एनआर टी वन एल एन बी डी बाई बी सी, माइनस एनआर टी वन एल एन बी डी बाई बी सी आया, इसको भी हमें करेक्ट करना होगा। ठीक है, तो डब्ल्यू नेट जो तुम लिखे हो डब्ल्यू ए बी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बच्चों, यहां भी माइनस साइन आएगा और यहां पे भी माइनस साइन आएगा, सही है। अब जब यहां पे डब्ल्यू नेट लिखोगे तो दोनों जगह माइनस साइन आ जाएगा, इस तरह से माइनस एनआर टी टू एल एन बीबी बाई बी ए, यहां से बीबी बाई बी ए, और ये हो जाएगा माइनस एनआर टी वन एल एन बी डी बाई बी सी, एल एन बी डी बाई बी सी। सिंपली वर्क का फॉर्मूला लग गया आइसोथर्मल प्रोसेस में, माइनस एनआर टी एल एन फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम। ए से बी में फाइनल वॉल्यूम जो था वो बीबी है और इनिशियल बी है, तो बीबी बाई बी ए हो गया, और इस वाले में बीडी बाई बी सी हो गया। जो Q2 है वो पॉजिटिव होगा क्योंकि माइनस डब्ल्यू है, तो यहाँ पे कोई साइन नहीं आया। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हो गया हमारा, और इसी का मोड लगा हुआ है, डब्ल्यू नेट जो है वो इसी में मोड लगा हुआ है। तो एक चीज देखो, इतना बड़ा एक्सप्रेशन आया, लेकिन यहाँ बीबी बाई बी है, यहाँ बीबी बाई बी है, लेकिन यहाँ तो बीडी बाई बी सी है। अगर किसी तरह से यहाँ भी बीबी बाई बी आ जाए तो वो कॉमन हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ये। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं कि दोनों एडियाबेटिक पे थोड़ा सा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक का वर्क डन तो कट ही गया था, तो अब तक तो एडियाबेटिक को इंट्रोड्यूस नहीं हुआ अच्छे से। तो अब हम एडियाबेटिक पे काम करके टेम्परेचर वॉल्यूम में रिलेशन निकालेंगे। फिर से एक बार बता दें, चारों प्रोसेस का हमने वर्क डन लिखा, दोनों एडियाबेटिक का वर्क डन एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। दोनों आइसोथर्मल का जो वर्क डन था माइनस एनआरटी एल एन फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम, उसे बस हमने यहाँ पे लिख दिया है, और कुछ भी एक्स्ट्रा अब तक हमने किया नहीं है। ठीक है, तो हम इधर से मिटाएंगे अभी, आप लोग नोट कर लो इसको। देखो बच्चों, अब क्या करने जा रहे हैं हम, इन दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस बीसी एंड डीए, बीसी और डीए दोनों एडियाबेटिक है, और एडियाबेटिक में आपको पता है क्या होता है, टीवी का पावर गामा माइनस वन बराबर कांस्टेंट होता है। तो अगर हम बीसी प्रोसेस पे टीवी का पावर गामा माइनस वन लगाएं तो क्या इक्वेशन आएगा, टीबी वीबी का पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टीसी वीसी का पावर गामा माइनस वन, ये हो जाएगा। एक बार टीवी का पावर गामा माइनस वन में लेफ्ट साइड में बी डाल दिए और राइट साइड में सी डाल दिए, बस और कुछ नहीं किया है। अब यहां से टीबी देखो, टीबी कितना है T2 के बराबर, और टीसी को लेफ्ट साइड में ले आओ, तो टीसी कितना है T1 के बराबर, तो T2 बाई T1 बराबर आ गया बीसी बाई बीबी का पावर गामा माइनस वन। और यही काम अब करो आरएचएस में डीए के लिए, तो डीए के लिए लिखोगे तो क्या आ जाएगा, टी डी वीडी का पावर गामा माइनस वन बराबर टी ए वी ए का पावर गामा माइनस वन। वॉल्यूम को एक साइड ले आओ, तो वीडी बाई वी ए का पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू टी ए। टी ए कितना है तो T2, और टी डी कितना है तो T1।
क्या करना है, सबसे पहले सबका वर्क डन जोड़ के ये वाला एक्सप्रेशन लिखना है। उसके बाद दोनों एडियाबेटिक पे टीवी का पावर गामा -1 लगाओ और T2/T1 दोनों से निकाल लो। तो यहां से भी T2/T1 आ गया, यहां से भी T2/T1 आ गया, तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं हेंस VC/VB इज इक्वल टू VD/VA। और अगर VC/VB बराबर VD/VA आया, यहां देखो क्या है, यहां VD/VC है। तो देखो, तो अगर हम VC को राइट साइड में ले जाएं तो यहां पे क्या आ जाएगा, VA/VB इज इक्वल टू VD/VC। अब एक काम करो, ये जो VD/VC का वैल्यू है वो वहां पे पुट कर दो। नाउ मैक्सिमम, एक्चुअल का फॉर्मूला था लेकिन इस इंजन में वही चीज मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम एफिशिएंसी बराबर वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, -NR/T2 ln VB/VA, ठीक है। और सेकेंड टर्म आ गया -NR/T1 ln VD/VC। VD/VC का वैल्यू पुट कर दो VA/VB, और VA/VB को रेसिप्रोकल कर दो, एक ही बार में दोनों काम कर रहे हैं। VA/VB यहां पे आएगा, उसको उल्टा कर दो, तो उल्टा कर दो आ जाएगा VB/VA, और उल्टा करने से आगे जो माइनस साइन आएगा वो इसको प्लस कर देगा। मोड हो गया एंड डिवीजन में आ गया NR/T2 ln VB/VA, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, तो देखो VB और VA, तो A के कंपैरिजन में B का वॉल्यूम ज्यादा है, तो VB/VA 1 से बड़ा होगा। अगर VB/VA 1 से बड़ा होगा तो उसका ln जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी ln VB/VA पॉजिटिव हो गया, ln VB/VA यहां भी पॉजिटिव हो गया। और ये जो मोल है और ये जो R है वो दोनों भी पॉजिटिव है, तो जितना यहाँ पॉजिटिव टर्म है सारा अगर बाहर निकालोगे तो मोडलेस के बाहर आ जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। और नीचे में भी देखो तीनों चीज है, N है, R है, ln VB/VA है, तो सेम चीज ऊपर से कॉमन होगा और इसके साथ कट जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, मोड के अंदर -T2 + T1 / T2 ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। वहां पे हम थोड़ा सा मिटाने वाले हैं, ठीक है। नोट कर लिए होगे, नहीं नोट किए हो तो बैक करके नोट करना, वैसे इसको नोट कर लिए होगे, पिछली बार ही बोले थे। तो देखो यहां से क्या आएगा, देखिए तो यहां से आ गया मैक्सिमम इफिशियंसी बराबर, ठीक है। तो देखो तो क्या टर्म यहां पे आया, माइनस यहां से कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो आ जाएगा T2 - T1, इधर मोड आ गया एंड डिवाइडेड बाय T2। अब देखो तो T2 और T1, इसमें T2 बड़ा था, सोर्स का टेम्परेचर था, तो T2 - T1 पॉजिटिव हुआ और आगे माइनस साइन लगा, तो नेगेटिव हो रहा है, लेकिन मोड है, तो मोड को हटाओगे तो तुम पॉजिटिव रखोगे, तो मोड को हटाने पे रिजल्ट आ जाएगा T2 - T1 डिवाइडेड बाय T2। जहां पे T2 क्या है, यहाँ पे T2 का सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंस ये है कि T2 हायर टेम्परेचर बॉडी है और ये लोअर टेम्परेचर बॉडी है। इसी को बहुत जगह ऐसे भी लिखा जाता है TH - TL डिवाइडेड बाय TH, हायर टेम्परेचर बॉडी माइनस लोअर टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है बच्चों। नोट कर लो पूरा। देखो बच्चों, मैक्सिमम एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला है T2 - T1/T2, पीछे बॉक्स में डाले थे, उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। एक्चुअल का फॉर्मूला आया था Q2 + Q1/Q2, मैक्सिमम का फॉर्मूला है T2 - T1/T2। अब देखो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, आप इसको ब्रेक कर दो तो ये हो जाएगा T2/T2 यानी 1 - T1/T2। अब देखो तो मैक्सिमम एफिशिएंसी 100% तब होगा जब ये 1 के बराबर आ जाए, परसेंटेज में 100 तब होगा जब इसका वैल्यू 1 हो जाए, और 1 तब होगा जब ये टर्म 0 हो जाए, और ये टर्म 0 तब होगा जब T1 हमारा हो जाए 0 केल्विन, जो कि इम्पॉसिबल है, किसी बॉडी का टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं हो सकता। नहीं तो T2 हो जाए इनफाइनाइट, तभी ये 0 होगा, और T2 भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता। कहने का मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं हो सकता, ये कार्नोट प्रूव कर दिया। और फिर क्या प्रूव किया, जो कि हम लोग को पढ़ना नहीं है, क्या प्रूव किया कि दुनिया के किसी भी साइकिल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्नोट साइकिल के टर्म में, और नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल 100 कार्नोट साइकिल, 50 इनफाइनाइट कार्नोट साइकिल के टर्म में दुनिया के किसी भी हम साइकिल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी 100% नहीं है तो इस साइकिल से बने हुए दूसरे साइकिल का एफिशिएंसी भी कभी भी 100% नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये टर्म आ गया, यहां से हम प्रूव कर दिए कि एफिशिएंसी जो है कभी भी 100% होने वाला नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक बात बताओ, जो मैक्सिमम इफिशियंसी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, T1 और T2 पे। यानी कि हमारा इंजन का जो मैक्सिमम इफिशियंसी होता है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि हमारे इंजन में तुम कौन सा ईंधन इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सा फ्यूल, डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, एक्चुअल की नहीं। मैक्सिमम इफिशियंसी
जो इंजन में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, इंजन पे भी डिपेंड नहीं करता है, उसके बनावट पे भी डिपेंड नहीं करता है। सिंपली इस बात पे डिपेंड करता है कि इंजन हमारा किस टेम्परेचर के बीच में वर्क कर रहा है। T2 और T1 के बीच में वर्क कर रहा है तो उसका मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला ये होगा, वो केवल T2 और T1 पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। हम अभी सारा पॉइंट्स लिख देते हैं जो अभी समझाए हैं, और उसके बाद तुम पॉइंट्स भी नोट कर लेना। देखो बच्चों, क्या क्या पॉइंट लिखे हम लोग, जो भी समझाए थे वही पॉइंट लिखे हैं। मैक्सिमम इफिशियंसी विल बी 100% इफ T1 इज 0 केल्विन और T2 इज इनफाइनाइट। ठीक है, मैक्सिमम इफिशियंसी 100% तभी होगा जब या तो T1 0 हो जाए नहीं तो T2 इनफाइनाइट हो जाए, दोनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, यानी मैक्सिमम इफिशियंसी कभी भी 100% नहीं हो सकता। यही चीज लिखा है यहाँ पे जो मैक्सिमम इफिशियंसी है वो नहीं डिपेंड करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ इंजन और टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड इन द इंजन। कौन सा ईंधन इस्तेमाल कर रहे हो इस पर डिपेंड नहीं करता, कौन सा इंजन है इस पर डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर बिटवीन विच इंजन इज ऑपरेटिंग। केवल इस बात पे डिपेंड करेगा कि किन टेम्परेचर के बीच में हमारा इंजन वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला ये आ गया, मैक्सिमम बराबर हो गया T2 माइनस T1 बाई T2, चाहे इसी को लिख सकते हो 1 माइनस T1 बाई T2, और एक्चुअल इफिशियंसी कोई बोले तो W नेट बाई Q2, चाहे हीट एडेड। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, ये पक्का याद रखना। अगर कोई रैंडम सा साइकिल दे दिया उसमें तुमसे इफिशियंसी पूछे तो हमेशा ये फॉर्मूला लगता है। वर्क डन निकाल लेना पूरे साइकिल का, फिर जिस जिस स्टेप में हीट ऐड हुआ है, रिलीज नहीं, केवल जो ऐड हुआ है उससे तुम डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये क्या आ गया था, ये आया था Q2 माइनस Q1 बाई Q2। ठीक है, लेकिन ये कब आया था, जब Q2 और Q1 मोड में था तब, लेकिन हमने तो यहाँ बिना मोड के लिखा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q2 प्लस Q1 बाई Q2। ध्यान रहे Q2 भी साइन के साथ है ऑलरेडी, तुमको साइन रखने की जरूरत नहीं है, और Q1 में भी पहले से साइन होगा। हीट रिलीज है तो जब तुम Q1 का वैल्यू पुट करोगे तो माइनस के साथ रखोगे तो ऑटोमेटिकली दोनों माइनस हो जाएगा। और इसी को और क्या लिख सकते हो, 1 प्लस Q1 बाई Q2। ठीक है, एक और बात क्या बताएं, T2 हायर टेम्परेचर बॉडी है, T1 लोअर टेम्परेचर, तो इसको तुम TH भी लिख सकते हो, इसको तुम TL भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लो ये पूरा। तो आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगले क्लास में हम इससे न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है इस पे, और साथ साथ क्लॉसियस इनइक्वालिटी जो था हमारा उनको हम प्रूव कर देंगे। साथ साथ एक और जो लिखे थे dq/t है ना, साइक्लिक इंटीग्रल जो था वो लेस देन इक्वल टू 0 था, उसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले क्लास में।